तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए मैं नारे लगा रहे थे। सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए। आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार? आप बोलिए ना। आप कैसे पत्रकार हैं? मैं जैसा भी मुद्दा नहीं है देश का, महंगाई देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है, आप अपने को पत्रकार कहते हैं। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया में हो, जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। दोस्तों, अक्सर हमारे देश की जो मीडिया है एक ही समुदाय को टारगेट करता रहता है, लेकिन देश में आए वैश्विक महामारी को उस पर मुद्दे पर डिबेट ना करके हमेशा नफरत फैलाने वाले ही डिबेट को लेकर आता है। हम बात करने वाले हैं न्यूज़ नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की। इनका आप कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, हिंदू और मुसलमान की ही नज़र आती है। ये अपने डिबेट में किसी भी को बोलने का मौका नहीं देते, किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं, और जो भी सरकार पर कटाक्ष करता है ये उन पर काफ़ी आप देखे होंगे कि उस पर ये हावी हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके भी हैं, कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जब इनको सरकार की पैरवी करना भारी पड़ गया और इनके पैनलिस्ट में बैठे नेताओं ने इनसे तंग आकर इनको भला बुरा बोल दिया। तो चलिए आज हम इसी कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हाल ही में न्यूज़ नेशन पे एक मुद्दे में जिसमें दीपक चौरसिया डिबेट कर रहे थे तबलीगी जमात और मौलाना साहब पे, और उस डिबेट में मौजूद एजाज खान से सवाल किया। एजाज खान ने कोरोना फैलाने को सरकार का जवाबदेही समझाया और उसके बाद दीपक चौरसिया के ऊपर वो भड़क उठे और दीपक चौरसिया की बोलती बंद कर दी। तो चलिए देखते हैं कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साहब की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। कि सरकार से तुझे ये सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं, आज वो मेरी इतनी इंतजार कर रहा था लाइव पे लेने के लिए, तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे, इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी, और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी। चौरसिया साहब, तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे यार मेरे भाई? तू बहुत चैन से सोता है एजाज खान, दिक करते रहता है मेरे भाई। 2019 के चुनाव में दीपक चौरसिया ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया जीएसटी पर, और उन्होंने मोदी जी का भी जिक्र किया। तो देखिए राहुल गांधी किस तरीके से उनको एक्सपोज किया, ये भी आप देखिए। हमने न्यूज़ नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और आपने 3/4 मेजॉरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफ़ी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज़ था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई। हाँ, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ, मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोट शीट पर था या ये मेमोरी से आया?
चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं सर, अगर आपको डर लगा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडिट दिस पार्ट आउट। दिल्ली इलेक्शन में जब दीपक चौरसिया ने अरविंद केजरीवाल और हिंदू मुसलमान की वोटों की राजनीति करना शुरू किया, तो तभी वहाँ पर मौजूद उनके पैनलिस्ट में AIMIM के नेता वसीम वकार पर हिंदू मुसलमान का एक सवाल उनके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद वसीम वकार उन पर भड़क उठे और देखिए किस तरीके से उनको भला बुरा बोलने लगे। मुसलमानों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दलों ने मात्र वोट बैंक के लिए किया है, और अब उस वोट बैंक को ओवैसी साहब यानी AIMIM के अध्यक्ष आगे बढ़ा रहे हैं। अब पहले आप ये बताइए कि क्या जो मैंने बात कही थी, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए, 2 क्यों 10 करोड़ मिलनी चाहिए, देश में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। सहमत हैं कि नहीं है? असीम बकार जी, मुद्दे पे बात करें ना, मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ नहीं, 135 करोड़ लोगों के हाथ में काम होना चाहिए, छोटे बच्चों के हाथ में पढ़ने का काम होना चाहिए, बड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी सीखने का काम होना चाहिए, और आप जैसे लोगों के पास राजनीति करने का काम होना चाहिए। और 4 महीने के बच्चे को मौत देने के लिए जो जिम्मेदार है उसको सजा भी होनी चाहिए। पेट्रोल 35 रुपए में बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए? उनके खिलाफ असीम जी आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। पेट्रोल 35 रुपए में बिकना चाहिए, असीम जी आप मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। दीपक जी आप सहमत हैं इस बात से? आप मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। अब अफसोस मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग है, मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग है। आप कैसे पत्रकार हैं? आप कैसे पत्रकार हैं? मैं जैसा भी मुद्दा नहीं है देश का, महंगाई देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है। आप अपने को पत्रकार कहते हैं, मुझे दे दीजिएगा। आप पत्रकार कहते हैं अपने आप को, क्या पत्रकार हैं साहब? भैया इसको हटाओ। देश आपको देख रहा है भाई, देश आपको देख रहा है। महंगाई बढ़ोगी तो कर लेंगे, रोजगार पर भी बहस होगी तो कर लेंगे। मुद्दा नहीं है, आज एक प्रमुख मुद्दा पर बहस है। आप इससे ठीक है। असीम बकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभिया जमाई क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद क्लोज करने के लिए। दीपक चौरसिया CA मुद्दे पर, CA और शाहीन बाग के मुद्दे पर जब अपनी डिबेट में हिंदू मुसलमान का एंगल लाना शुरू किया, उस डिबेट में बैठे प्राचा से ये सवाल किया हिंदू मुसलमान को लेकर, तभी प्राचा भड़क उठे और उन पर देखिए किस तरीके से पलटवार करते हैं और दीपक चौरसिया की बोलती बंद कर देते। मुसलमान समाज को झूठ फैलाना मुसलमानों का मुद्दा है, धर्मनिरपेक्ष। आपको पाकिस्तान में अब इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए, आपको पाकिस्तान, अब इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं हो, प्राचा जी जवाब दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं हो, प्राचा जी अगर आप अमित शाह से ऑर्डर नहीं ले रहे हो, अभी भी फोन पे अमित शाह आपके साथ नहीं है, जवाब देने दीजिए ना, देने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, देखिए मेरे दोनों फोन, ये देखिए दोनों फोन, ये देखिए दोनों फोन। अमित शाह जी ने कई बार जो मुसलमानों को कहता है कि अभी 30 तुमको लाइसेंस, और आपके जितने ऑफिस में फोन है वो भी दिखाइए, बाकी फोन भी दिखाइए ना, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनके पास कितने हैं। अभी कहाँ कहीं शुरू नहीं होने दी आपने, आप सुनेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी क्या, अभी मुझे पता है, अभी मेरी नौकरी की चिंता मत करिए महमूद साहब। चंद्रशेखर रावण जैसे क्लाइंट भी मिलना बंद हो जाएंगे आपको चंद्रशेखर रावण जैसे क्लाइंट भी मिलना बंद हो जाएंगे। मेरी नौकरी की चिंता मत करिए। आप एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, आप कभी एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, मुझे इसलिए आपकी नौकरी की चिंता है। नहीं, मुझे कोई नौकरी की चिंता नहीं है, और मैं जैसा पत्रकार हूँ अपने लिए, अपने देश के लिए ठीक हूँ। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैं समझता हूँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना महमूद जी, माफ कीजिएगा। जब दीपक चौरसिया इंडिया न्यूज में कार्यरत थे, तब JNU के मुद्दे पर कन्हैया कुमार से उन्होंने सवाल किया और संविधान के सवालों में उन्हें घुमाने की कोशिश की। तभी कन्हैया कुमार ने उन पर पलटवार किया और उनकी बोलती बंद कर दी। तो चलिए देखते हैं। दीपक जी आप स्पष्ट बताइए। स्पष्ट मैं बोलूंगा, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी। स्पष्ट बताइए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में है, या फिर आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या? देश के जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए, नहीं, आप भी नहीं पैदा हुए, देश की आजादी की बात भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा। जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं, संविधान आप भी पैदा नहीं हुए थे, आप भी पैदा नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। तो मैं सवाल पूछे, मैं जानना चाहता हूँ मकबूल भट्ट का गुनाह क्या था?
सकते हैं। जेएनयू तो सिक्योर कैंपस मुझे है। आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं बात को सुनने में तो सुनिए, लेकिन अगर आप किसी खास विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और एक पत्रकार के हैसियत से मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आप इंडिया न्यूज के लिए काम करते हैं, मुझे जनता के लिए काम करते हैं। सुनिए मेरी बात, आप पूरा फैक्ट सुनिए। आपको जितनी उम्र नहीं उतना साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप मुझे मत समझाइए। आप मुझे ये बताइए कि क्या उन लोगों को आपने गिरफ्तार कराया? आपने उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जो लोग भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे? सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए। आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार आप बोलिए ना। आप जितना आप सवाल का जवाब दे रहा किसी ने नहीं दिया। हूं। सवाल का जवाब दे ये थे न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, जिनके कुछ वीडियो के ये नमूने हैं। दीपक चौरसिया दिन रात हिंदू और मुसलमान की डिबेट करते हैं और अक्सर आप देखेंगे कि वो सरकार के पक्ष में ही खड़े हुए नजर आते हैं। अब ये महंगाई पर क्यों बात नहीं करते, बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते, मजदूर और प्रवासियों पर क्यों बात नहीं करते, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी सवालों का जवाब दीपक चौरसिया को अपनी डिबेट में रखने चाहिए, जो एक आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।